Last time we studied the structure of eye in detail. Uh, there was one thing left, that is regarding the front side of the eye structure, that how our eye looks like actually from the front. From the front side, if you see this diagram, this whole area from where the hair rises, from the hair comes out, this is known as the upper lid. This area is known as the lower lid. ये जो white region है, ये वाला white region, this is known as sclera. लेकिन इस sclera के ऊपर जो है एक transparent membrane होती है, which is known as conjunctiva, right? This area, this light grayish area, is known as iris, and this small circle inside this uh, iris, this is known as pupil. Actually, this is the hole from where the light enters into the eye. ठीक है, ये जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, ये आयरस के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम ट्रांसपेरेंट लेयर को कॉर्निया कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी आई के अंदर ऊपर करके यहाँ पे टीयर ग्लैंड्स होते हैं विच प्रोड्यूस टीयर। वो टीयर जो है कंटिन्यूसली, वो जो आंसू है कंटिन्यूसली आंख में रहते हैं, जिसकी वजह से आवर आईज बिकम लुब्रिकेटेड, हमारी आईज जो है वो वेट रहती हैं। तो जब हम आई लिड्स जो है अपने बंद करते हैं, खोलते हैं, ठीक है, उसकी वजह से कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती है और हमारी आंखों में दर्द नहीं होता। आपने कभी फील किया जब आंखों में मट्टी चले जाती है, तो अगर आपने आईलिड्स बंद करते हैं, खोलते हैं, तो आपको वो पंजाबी में कहते हैं रिड़क सी महसूस होती है। यू फील समथिंग लाइक विच इज आपकी ना आंख के साथ रब कर रही है कोई चीज। पार्टिकल्स दे आर रबिंग यू विद योर आईज, कंजक्टिवा। तो आपको वो फील होता है, वो रबिंग फील होती है, आपको इरिटेशन फील होती है। ठीक हो गया? तो टीयर्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। वो टीयर्स जो हैं जितने प्रोड्यूस होते जाएंगे, फॉर एग्जांपल वो डस्ट पार्टिकल यहाँ पर था, तो वो उसको मूव करवाते करवाते इस वाले पॉइंट पे ले आएंगे। और यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, रिमेन्स ऑफ द थर्ड आईलिड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है? आप लोगों ने कभी बर्ड्स को गौर से देखा हो, या किसी मूवी में किसी एनिमल को गौर से देखा हो, जब वो अपनी आंखें जो है वो ब्लिंक करते हैं, तो एक तो ये आईलिड जो है वो बंद होते हैं। उस आईलिड के बंद होने से पहले एक मेम्ब्रेन उनकी आंख को पहले कवर करती है। अगर स्पेशली बर्ड्स में देखा जाए ना, तो जब उन्होंने अपनी आईज को ब्लिंक करना होता है, तो बिफोर द आईलिड दे शट डाउन द आई, a third membrane, there is another membrane that covers the eye first. वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। ये देखें, यहाँ पे देखें, ये अब इसने भी आई को ब्लिंक नहीं किया है, लेकिन एक लेयर ने कवर कर लिया हुआ है आंख को। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ये वाले आई लिड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये जो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की लेयर आ गई। ठीक है, इसी तरह ये एक जो है वो बर्ड की एग्जांपल है। ये बर्ड की आंख है यहाँ पर। अब इसने ब्लिंक नहीं किया, तो सबसे पहले जो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन उसने आके आंख को कवर कर लिया। अब ये देखिए, आपको ट्रांसलूशन टाइप जो है ना यहाँ पे आई का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमारी आंखों में भी यहाँ पर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के कुछ आसार मौजूद हैं, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक होगा, ये यहाँ पे मौजूद है। ओके, तो ये तो था हमारी फ्रंट साइड से जो आई का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। हम लोगों ने जो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू मे आस्क द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, राइट? आई होप आप लोगों को इस स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। ठीक है, और ये डिटेल ऑफ एवरी पॉइंट इज ऑलरेडी रिटन इन योर बुक। यू कैन स्टडी, यू कैन रीड फ्रॉम देयर। नाउ टुडेज टॉपिक, फोकसिंग ऑन अ नियर ऑब्जेक्ट। हमारी आई जो है वो फोकस कैसे करती है ऑब्जेक्ट्स को? फोकसिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और इस फोकसिंग को हम अकोमोडेशन में भी कंसीडर करते हैं। अकोमोडेशन मीन कि हमारे आईज के मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे रिलैक्स करेंगे, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकें।
ये बिल्कुल वैसे ही है, आप लोगों ने यूट्यूब पे या वैसे किसी वीडियो में देखा होगा जो ऑटो फोकस कैमरास होते हैं, जैसे आज पहले तो डीएसएलआर होते थे ना, अब डीएसएलआर जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी होती जा रही है, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो मिररलेस कैमरास है, मिररलेस, उसमें मिरर नहीं होता उन कैमरास के अंदर, वो ऑटो फोकस होते हैं। तो अगर आप अचानक तेजी से उनके करीब कोई ऑब्जेक्ट को लेकर आए तो वो फौरन फोकस करके जो है ना उसकी क्लियर इमेज आपको दे देंगे। अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को उससे काफी ज्यादा डिस्टेंट फासले पे ले जाए तो तब भी वो उसको फोकस करके उसकी क्लियर इमेज दे देंगे फटाफट। तो ये कैमरा के अंदर एबिलिटी के वो नियर जो ऑब्जेक्ट्स हैं और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे फोकस करता है और उनकी कैसे पिक्चर क्लियर करता है, इसको अकोमोडेशन कहते हैं। और ये आइडिया हमारी आई से लिया गया है कि हमारी आई के अंदर जो लेंस लगा हुआ है और जो मसल्स मौजूद हैं वो कैसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को और नियर ऑब्जेक्ट्स को फोकस करके हमें क्लियर इमेज देते हैं, क्लियर उनको देखने में हेल्प करते हैं। इसको फोकसिंग कहते हैं, इसको अकोमोडेशन कहते हैं। अब देखें, जो फोकसिंग में जो मेन रोल किस किस चीज का है, सिलरी मसल्स का, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं इनका, सॉरी, ठीक है, सिलरी मसल्स का, सस्पेंसरी लिगामेंट्स का, ये आयरस, ये वाले जो है, ये आयरस के जो मसल्स हैं इनका भी, ठीक है, और लेंस का, एंड फाइनल रेटिना का। अब कैसे होता है, अब आप देखें, light rays from a near object enter the eye as diverging rays to fall on the retina। जब लाइट रेज जो हैं वो नियर ऑब्जेक्ट से पास होती हैं और हमारे लेंस पर आकर स्ट्राइक करती हैं तो वो कैसे फील होता है, जैसे वो डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग रेज का क्या मतलब होता है, अगर आप लोग फिजिक्स में लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, डाइवर्जिंग रेज द रेज व्हिच डाइवर्ज, जो फैल जाती हैं, तो जो कोई ऑब्जेक्ट करीब पड़ा हुआ है तो वहां से जब लाइट रेज निकलती हैं हमारी आंखों में आती हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो डाइवर्जिंग रेज है, ठीक है। The retina sends impulses to the brain, which sends impulses to the ciliary muscles। अब जब ये लाइट रेज जाके यहाँ पर रेटिना पे पड़ेंगी तो रेटिना से जो है ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, ब्रेन उसको सेंस करेगा और दोबारा मैसेज जो है सिलरी मसल्स को भेजेगा यहाँ। तो सिलरी मसल्स क्या करेंगे, क्योंकि हम करीब के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सी अ ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन प्लेस्ड नियर टू द आई, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये सिलरी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। द सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट causing the ciliary suspensory ligaments to be slack। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अब पहले अगर सिलरी मसल्स की पोजीशन ये है तो कॉन्ट्रैक्ट करके यहां पर आ जाए, ठीक है। पहले सिलरी मसल्स की पोजीशन यहाँ पर होती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं ऑटोमेटिक। तो दोनों साइडों से सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके इधर नीचे को आएंगे और ये वाला नीचे वाला जो है ऊपर को जाएगा, जिसकी वजह से ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो स्लैक हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, ढीली हो जाएंगी। जब ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ढीली हो जाएंगी तो हमारा ये जो लेंस है ये थिक हो जाएगा, इसका डायमीटर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक हो गया। जब डायमीटर इंक्रीज करेगा तो ये जो जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं इनको आसानी के साथ अकोमोडेट कर लेगा और क्लियर इमेज जो है वो रेटिना पे हमें मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो ये चार पॉइंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह मैं आपको रिपीट भी करवा देता हूँ। लाइट रेज फ्रॉम अ नियर ऑब्जेक्ट एंटर द आई एज डाइवर्जिंग रेज to fall on the retina। The retina sends impulses to brain, which sends impulses to the ciliary muscles। The ciliary muscles contract, causing the suspensory ligaments to become slack, ढीली हो जाती। जब आप करीब के ऑब्जेक्ट को देख रही हैं तो सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और द सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स देयर पुल ऑन द लेंस। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज हो जाएंगे जिसकी वजह से वो अपना जो है वो पुल जो है लेंस पे वो लूज कर देंगे। द इलास्टिक लेंस बिकम्स थिकर एंड राउंडर। जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है और मोर राउंड हो जाता है, causing more refraction of the rays of light, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज जो है वो लेंस में एंटर हो सके और ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्शन हो सके
और ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है रेटिना पे पड़ सके ताकि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें, enabling a sharp image to be focused on retina। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब उसके बाद अगर दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, फोकसिंग ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, light rays from a distant objects enter the eyes as almost parallel rays to fall on the retina। कोई दूर का ऑब्जेक्ट है, जब हम उसे देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे पैरेलल लाइट रेज आ रही। तो जब ये लाइट रेज जो है रेटिना पे पड़ेंगी, रेटिना विल सेंड द इम्पल्स टू द ब्रेन एंड ब्रेन देन विल सेंड द इम्पल्स टू द सिलरी मसल। तो सिलरी मसल जो है वो रिलैक्स कर जाएंगे। जब सिलरी मसल्स रिलैक्स करेंगे तो यहां से सिलरी मसल जब रिलैक्स करेगा तो ऊपर को मूव करेगा, और जब यहां से सिलरी मसल जो है रिलैक्स करेगा तो वो नीचे को मूव करेगा, जिसकी वजह से ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं इनमें टाइटनेस आ जाएगी, ये टॉट हो जाएंगी, खिंची चली जाएंगी। जब ये खिंची चली जाएंगी तो लेंस जो है ये थिन हो जाएगा, इस पे भी एक खिंचाव, इस पे भी पुलिंग इफेक्ट लगेगा, यहां से पुलिंग इफेक्ट और यहां से पुलिंग इफेक्ट, यहां से पुलिंग इफेक्ट और यहां से पुलिंग इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से ये थिन हो जाएगा, अब राउंड नहीं रहेगा लेंस जो है, ठीक है, वो कर्व्ड हो जाएगा, थिन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं उसका डायमीटर कम हो जाता है। डायमीटर कम होने से उसका फोकल लेंथ जो है कम हो जाएगा। जब फोकल लेंथ कम हो जाएगा तो वो दूर से जो आने वाली लाइट रेज है उनको अकोमोडेट करने के काबिल हो जाएगा, ताकि वो रेटिना पे फॉल कर सकें और दूर के ऑब्जेक्ट्स की हमें क्लियर इमेज आ सके। क्या हो रहा है जी? लाइट rays from a distant object enter the eye as almost parallel rays to fall on the retina. The retina sends impulses to the brain, which sends impulses to the ciliary muscles. The ciliary muscles relax, causing the suspensory ligaments to become taut. खिंची चली जाती हैं, ठीक है, सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स टॉट हो जाएंगे, उनपे खिंचाव आ जाएगा। The suspensory ligaments pull on the lens more. The elastic lens becomes thinner and less curved, causing less reflection of the rays of light, enabling a sharp image to be focused on the retina. क्या हुआ जी? जब अगर आप नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे सिलरी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो रिलैक्स करेंगी, लूज हो जाएंगी, जिसकी वजह से लेंस जो है वो थिक हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है, उसका डायमीटर इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से मोर लाइट फॉल्स ऑन द रेटिना। तो हम जो है जो ऑब्जेक्ट जो नियर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उनको क्लियरली देख सकते हैं। बट अगर हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो व्हाट हैपन, सिलरी मसल्स दे बिकम रिलैक्स्ड, सस्पेंसरी लिगामेंट्स दे बिकम टॉट, ठीक है, एंड दे एक्सर्ट पुल ऑन द लेंस from the upper side and from the lower side of the lens, hence the lens become thinner and more curved, less curved, sorry, and the focal length of the lens will be decreased, the diameter of the lens will be decreased, so the more light from the distant object will refract from the lens and will fall on the retina, hence a clear image will be seen। तो ये करीब के ऑब्जेक्ट्स को दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने का तरीका होता है, इसे अकोमोडेशन और फोकसिंग भी कहते हैं। उसके बाद देखें, इसी में अकोमोडेशन और फोकसिंग में रिफ्लेक्स एक्शन आता है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन देखें, अगेन इसका ताल्लुक जो है वो कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पांस है। अब वो रिफ्लेक्स एक्शन जो है किसकी वजह से आ रहा है? यहाँ पर जो मैंने पहले भी डायग्राम में बताया था, ये जो आयरस के मसल्स हैं, ये वाले, ये और ये, अब ये होगा कैसे? ये देखें, अगर आप ये डायग्राम गौर से देखें, ये जो हमारी आयरस होती है, ये इस तरह उसके अंदर जो है ये मसल्स की जो है लेयर्स होती हैं। ये जो सर्कल की फॉर्म में मसल्स हैं उन्हें हम सर्कुलर मसल्स कहते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में मसल्स हैं इन्हें हम रेडियल मसल्स कहते हैं। अब ये कैसे रिफ्लेक्स एक्शन शो करते हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये हमने एंटागोनिस्टिक मूवमेंट एक दफा पढ़ा था, एंटागोनिस्टिक मसल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल। एंटागोनिस्टिक मसल्स वो मसल्स होते हैं जिसमें पेयर होता है कि व्हेन one muscles they contract, the other one relaxes, when the other one contracts the first one relaxes। तो
मूवमेंट एक ही हो रही है, फंक्शन एक ही हो रहा है, लेकिन दो टाइप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व है। तो ऐसे मसल्स को हम एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारी आईज में भी होते हैं, लेकिन हमें ये फील नहीं हो रहा होता। वी कैन नॉट फील देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज, इनकी जो मूवमेंट है, इनका जो एक्शन है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब होगा क्या? The pupil reflex is an involuntary action where the pupils contract or dilate in response to the changing light intensities. मैं यहाँ पर आपको, चलें पहले ये इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्टिविटी दिखाता हूँ। द प्यूपिल्स, प्यूपिल कहते हैं वो होल को, डायलेट टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर द आई। चलिए इसकी रीडिंग बाद में करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखें, आप लोग अपने रूम में बैठे हुए हैं। जब आप लोग अपने रूम में बैठे हुए हैं, लाइट चल रही है, रात का वक्त है, ठीक है। अचानक लाइट चले जाती है। जब लाइट विल टर्न ऑफ तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए आपको अपनी आंखों पर बर्डन सा फील होगा, और चंद ही सेकंड के बाद आपको हर ऑब्जेक्ट जो आपके इर्द गिर्द पड़ा हुआ है, उसकी जो ना हल्की हल्की इमेज सी नजर आना शुरू हो जाएगी कि यहाँ पर हाँ ये चेयर पड़ी हुई है, ये टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मोबाइल पड़ा हुआ है, ये बुक पड़ी हुई। तो आपको थोड़ी देर बाद, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स आफ्टर द लाइट हैज बीन टर्न्ड ऑफ, तो आपको सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। वो कैसे होता है? लेकिन वो जो बर्डन सा क्रिएट होता है, वो क्या होता है कि अचानक लाइट इंटेंसिटी लो हो जाती है, ठीक है। ये जो आपके सर्कुलर मसल्स हैं, ये जो सर्कुलर मसल्स हैं, ये रिलैक्स कर जाते हैं, और ये जो रेडियल मसल्स हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जब ये रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो अंदर होल है, ये जो स्मॉल सर्कल है, इसका डायामीटर इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा कि लाइट अचानक चले गई है। जब लाइट अचानक चले गई है, अब देयर इज नाउ डार्क कंडीशन, तो आपको थोड़ा सा बर्डन फील होगा। और बर्डन फील होने के फौरन बाद जो है ना, यानी चंद सेकंड बाद फौरन आपको हर ऑब्जेक्ट जो है ऐसा ऐसा नजर आना शुरू हो जाता है। वो नजर कैसे आता है कि ये जो हमारे यहाँ पे सर्कुलर मसल्स हैं, ये जो है रिलैक्स कर जाते हैं, और ये जो रेडियल मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये इधर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से नीचे को, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये जो अंदर वाला प्यूपिल जो है, इसका डायामीटर जो है इंक्रीज कर जाता है। जब डायामीटर इंक्रीज करेगा, तो हाँ, वो क्या होता है कि मोर लाइट विल टेंड्स टू एंटर द आई। वो ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो आंख के अंदर एंटर होने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से बिल्कुल थोड़ी सी लाइट में भी हमें फिर ऑब्जेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया? ये होता है फिनोमेना कि जी लो लाइट कंडीशन में हम कैसे देखते हैं। और ये लो लाइट कंडीशन में देखने के लिए हमारे जो रेटिना पे जो सेल्स होते हैं, उन्हें रॉड सेल्स कहा जाता है। रॉड सेल्स, क्योंकि वो लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं होते हैं, दे आर नॉट सेंसिटिव फॉर द लाइट। तो क्या होता है कि जैसे ही लाइट टर्न ऑफ होगी, तो रॉड सेल्स एक्टिवेट होंगे। तो वो उनका एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन जो है, इनएक्टिवेशन, दैट डिपेंड्स ऑन द विटामिन ए। जो विटामिन ए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम डार्क कंडीशन में देखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स को। उसकी वजह क्या है कि जो जब लाइट होती है, तो हम डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि कौन सेल्स एक्टिवेट हुए होते हैं। तो हमारी जो रेटिना है, उसमें 3 टाइप्स ऑफ कौन सेल्स होते हैं, जो है रेड, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। अब ये नेचुरल कलर्स में आते हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन की वजह से ही हम डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं। तो जब लाइट आ रही होती है, हम लाइट में ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, तो कौन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो उनकी डिफरेंट कलर स्कीम्स बन रही होती है। लेकिन जैसे ही लाइट टर्न ऑफ होती है, तो उन सब कलर्स ने ब्लीच आउट होना होता है, क्योंकि वो ब्लीच आउट होंगे, तो रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो एक केमिकल बनता है जिसे हम विजुअल पर्पल भी कहते हैं। आप लोग बुक में अगर इसको रीड करेंगे, तो आपको मिल जाएगा। तो वो विजुअल पर्पल होने के लिए चंद सेकंड लगते हैं। तो वो चंद सेकंड्स के लिए फिर आपकी आंखों पे आपको थोड़ा सा बर्डन सा फील होता है, और नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे ही वो विजुअल पर्पल बन जाता है और रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये रॉड सेल्स और कॉन सेल्स का फंक्शन है। लेकिन अब जैसे ही लाइट वापस आ गई है, लाइट अचानक दोबारा वापस आ गई है, तो आपकी आंखें थोड़ी सी चुंधिया जाती हैं, स्क्विंटिंग ऑफ आईज हैपेंस। आपकी आईज स्क्विंट कर जाती हैं। वो स्क्विंट करने से क्या होगा
क्योंकि अचानक लाइट आई है, तो आपके ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये जो रेडियल मसल्स हैं ये रिलैक्स कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये प्यूपल का डायमीटर जो है वो नैरो हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये प्यूपल जो है वो नैरो हो जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर ना हो सके और रेटिना को नुकसान ना पहुंचा सके। एक बात याद रखें, जब रेटिना पे ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है फॉल करती है ना, तो जो रॉड सेल्स हैं, कॉन सेल्स हैं, उनके साथ न्यूरॉन्स अटैच होते हैं, तो वो डैमेज हो जाते हैं लाइट एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस का खदशा होता है, अ पर्सन में ब्लाइंड। इसलिए तो कहा जाता है ना कि आप सन को डायरेक्टली नहीं देख सकते, क्योंकि वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम बेयर ही नहीं कर सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हमारा रेटिना जो है वो फौरन जो है वो डैमेज हो जाएगा। जब रेटिना डैमेज हो गया तो हम ब्लाइंड हो गए। तो अब जब अचानक लाइट आती है तो क्या होगा, सर्कुलर मसल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट और रेडियल मसल जो है वो रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से ये प्यूपल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, इसका डायमीटर नैरो हो जाता है और जो है फिर लेस लाइट जो है वो एंटर होती है, इसलिए फिर आप क्या, हमारी आंखें स्क्विंट कर जाती हैं। तो स्क्विंटिंग की वजह से थोड़ी देर के लिए वो स्क्विंटिंग रहेगी, लेकिन बाद में वो नॉर्मलाइज होना शुरू होता है, हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। नहीं बेटे, ये आज हमारा हमारा ये लास्ट टॉपिक था। क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बेटा? जी जी पूछिए। क्या नहीं समझ में आ रहा बेटे? दूर के ऑब्जेक्ट्स वाला, अच्छा दूर के ऑब्जेक्ट्स वाला मैं आपको बताता हूँ जी। अच्छा, मैं सारा बेटे दोबारा आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ये देखें, ये दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए, पहले इसको फोकस कर लें। जब आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो क्या होगा, ये जो सिलरी मसल्स हैं ये रिलैक्स कर जाएंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये टॉट कर जाएंगे, इनमें खिंचाव आ जाएगा, ठीक है, ये सख्त हो जाएंगे। लेंस जो है वो थिन हो जाएगा, ठीक है, लेंथ में इसका इजाफा हो जाएगा, डायमीटर इसका कम हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो गया, जिसका मतलब है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो रेटिना पे फोकस होगी, यानी दूर से आने वाली जो लाइट है, ठीक है, और वो हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। अगेन, if we are looking at an object which has been placed at some distance, तो उससे जो लाइट रेज आ रही होती हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं, तो वो क्या होगा, सिलरी मसल्स जो हैं हमारे वो रिलैक्स कर जाएंगे, उनके रिलैक्सेशन की वजह से सस्पेंसरी लिगामेंट्स टॉट कर जाएंगी, जिसकी वजह से लेंस जो है वो थिन हो जाएगा, लेस कर्व हो जाएगा, उसका यानी डायमीटर कम हो गया, फोकल लेंथ कम हो गया, तो जो फोकसिंग है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं क्लियरली। अच्छा, ये जो पढ़ाया है आपने सारा, आयशा वशे निमरा नूर, आप लगता है मुझे बेटे आज सोई हुई हैं, हैं? आज सोई हुई हैं। मैंने ये पढ़ाया सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स के हवाले से। नहीं सो रही सर, हाँ नहीं सो रही हूँ सर, वो वाओ। आप लोग ऐसा कीजिएगा, आप लोग इसकी रीडिंग कीजिएगा, आप लोग इसकी रीडिंग करके फिर मुझसे क्वेश्चन, बल्कि अभी एक काम करें, अभी एक काम करें, आप लोग